अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। तहरीक का बाकायदा अब ऐलान हो चुका है। दो बड़ी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं नाज़रीन। एक तरफ एक्सटर्नली बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत सारा एक जो नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से जो मवाद है वो आगे फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान उसमें खासा फोर फ्रंट पे नज़र आता है कि भारत के ख़िलाफ़ और भारतीय जारियत जो अभी भी जारी है एज वी स्पीक, उसको काउंटर करने के लिए अपनी पाकिस्तान के हक़ की जो बात है और पाकिस्तान का जो बयानिया है वो आगे पहुंचाने के लिए काफ़ी यहाँ पर सरगर्म कोशिशें हमें एविडेंटली नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनली स्पीकिंग माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है? इस पर आज एक हकीकी तौर पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तहरीक का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई के खिलाफ भी एक तहरीक है जो कि पख्तूनख्वा में जिसका ऐलान कर दिया गया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से। हर तरफ एक दूसरे के खिलाफ तहरीकें चलाई जा रही हैं और यहाँ पर एटलीस्ट यकजहती का जो एक माहौल है जो नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। फिर इवन जो सियालकोट का जो ज़िमनी इलेक्शन था PP52 का, उसमें भी हमने देखा कि ये कशीदगी उल्टा और बढ़ गई, और इस सेंस में बढ़ गई कि पहले तो पीटीआई और PMLN तो हरीफ हैं और रिवायती तौर पर हमेशा आमने सामने रहे। इसमें एक हिस्सा अपना डाल दिया पीपल्स पार्टी ने भी। जी हाँ, पीपल्स पार्टी का जो हिस्सा डालना था इसलिए थोड़ा सा समझ से बाहर भी नज़र आया, क्योंकि चलें जो इख्तलाफात पहले रहे हैं, नहरों के मसाइल और दीगर मसाइल वो अपनी जगह रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन पीपल्स पार्टी के लोगों ने बहुत तनकीद के निश्तर, बिलखुसूस इलेक्शन धांधली के हवाले से इल्ज़ामात PMLN की तरफ उन्होंने ये तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। लेकिन अभी तो एज वी स्पीक पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, इंसिडेंटली उसी रोज़ वो एक बहुत हाई पावर्ड वफ्त लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कहने पर अब्रॉड गए हुए थे। और एक तरफ तो भरपूर हम आहंगी हमें इस फ्रंट पर नज़र आ रही थी एज़ फार एज़ पीपल्स पार्टी इज़ कंसर्न। उस वफ्त की तस्वीर और उनकी जो मुलाकातें हैं, ये सेक्रेटरी जो UN है उनके साथ एंटोनियो ग्यूटेरेस के साथ उनकी मुलाकातें ये वफ्त की आप देख रहे हैं। तो एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही थी, वही दूसरी तरफ इंटरनली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर शदीद तरीन की जद में PMLN को ला रही थी और ये तक कह रही थी कि हमें भी वोट नहीं पड़ा, उनको भी नहीं पड़ा, और असल वोट पड़ा है बेसिकली PTI को। उन्होंने कहा कि असल वोट पड़ा है। क्या माजरा है नाजरीन? पीपल्स पार्टी की एक्चुअली पॉलिसी है क्या? हम पूछेंगे, वो यही कहेंगे नहीं वो तो एक कौमियत की बात थी इसलिए हम वहाँ पर तो इकट्ठे थे लेकिन यहाँ पर हम अलहदा हैं। मतलब एक वाज़े तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ नज़र आता है। और पीपल्स पार्टी की तरफ से जब भी कोई सवाल इस हवाले से पूछा जाए तो इसी तरह का एक जवाब सामने आता है। फिर दूसरी दफ़ा सवाल पूछने की कोशिश कर लेंगे। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में वाक़तन क्या बदतरीन धांधली की वजह से PTI हारी है, या फिर जो PMLN कहते हैं कि हमारी और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की मिसाली कारकर्दगी की वजह से अवाम ने हमें एविडेंटली वोट दिया है और ये तो रिवायती सीट है हमारी। PMLN कहते हैं हम तो 4 मरतबा पहले ये इलेक्शन जीत चुके हैं, तो ये तो उम्मीद ही गलत थी। किसका पलड़ा आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से ज़्यादा भारी है, इसका भी एक हकीकी जायज़ा लेने की आज कोशिश करते हैं। ये भी सवाल उठाते हैं कि खान साहब जो कहते हैं कि वो पेट्रन इन चीफ हैं और वो तमाम तर हिदायत इस दफ़ा तहरीक में पहली वाली तहरीकों की तरह नहीं होंगी। क्या मुख्तलिफ होगा इस दफ़ा की तहरीक में, ये भी जानने की कोशिश रहेगी। खान साहब कहते हैं वो हिदायत खुद देंगे जेल से, वो हिदायत कैसे पास ऑन होंगी तहरीक तक? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जिसके ऊपर सोचना ज़रूरी है, क्योंकि PTI वाले तो खुद कहते हैं कि हमारी मुलाकात मुहाल हुई हुई हैं। ऐसे में अगर कोई तहरीक चलाई जाती है तो क्या कोई पैगाम वो देते हैं, वो पैगाम पहुंचेगा कैसे तहरीक तक खान साहब का? ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है। इसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह रहेगी। और जब पैगाम पहुंच भी जाएगा तो उस पैगाम की क्या ऑथेंटिसिटी होगी कि वो वाकई बगैर किसी टेम्परिंग के तहरीक चलाने वालों तक पहुंचा है खान साहब का? इस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी। फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे सरमाए जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मायनाज कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, तमाम तर मामले पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। आपको बहुत खुश आमदीद। जनाब शाहिद खटक साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत एक बेबाक आवाज़, मेंबर कौमी असम्बली, तमाम मामले में अपना इनपुट अपनी जमात की बेबाक नुमाइंदगी करेंगे। और मैं भी खटक साहब को कह रही थी कि जब 26 वाला धरना हुआ तो आप उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने बड़ी एक हकीकी बात की जो कि हम खुद भी सोच रहे थे। वो सारे सवालात आपने खुल के उठाए। खुश आमदीद। आपसे थोड़ा इन पहलुओं पे भी इंशाल्लाह बात रहेगी। सैयद कौसर काज़मी साहब नाजरीन, तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ अपनी क्या कहते हैं अपने बेस कैंप को संभाले हुए हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद काज़मी साहब। और रज़ा हारून साहब नाजरीन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए, बरमला नुमाइंदगी के लिए शुडाई से हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में। ये जो सवालात हैं कि है किस जाने पीपल्स पार्टी की का रुख हवाओं का, वो जानेंगे रज़ा साहब से जब हमारे साथ होंगे। आई एम बीइंग टोल्ड शॉर्टली हमारे साथ रहेंगे।
शाहिद खट्टक साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि तहरीक आपकी है, चलानी आपने है। इस दफ़ा जो आपने भी बड़े एतराज़ात उठाए, वो तमाम वो एतराज़ात थे जो कि वर्कर्स कारकुनान उठा रहे थे कि हुआ क्या 26 तारीख को, लोग कैसे चले गए, वो जो एक मकाम दिया गया था संजानी वहाँ क्यों नहीं रुके, बहुत सारे सवालात थे। इस दफ़ा तहरीक में क्या मुख्तलिफ होगा? और इस ज़रूरी सवाल का भी जवाब फरमा दें कि आपको कैसे वो खान साहब पैगाम देंगे, क्या पता आपको जो वो पैगाम आ रहा है वो वाक़तन खान साहब का है या उसमें कोई तोड़ मरोड़ हो गई है, अगर वो आप तक पहुँच भी जाए, या ये सिर्फ कहने की हद तक ये वाली सिर्फ बातें होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि जो हमें इमरान खान साहब ने सिखाई है, उनकी 27-28 साल जद्दोजहद जो उनकी पॉलिटिकल, वो है पुरअमन। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, अपना जो हमें आईन पाकिस्तान, जो आईन कानून हमें इजाज़त देता है, गो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में ना आईन रहा है ना कानून रहा है, जुडिशरी जो है वो भी इस टाइप जो एग्जेक्टिव के नीचे आ गई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में कोई आईन और कानून रहा ही नहीं है, ना जो इंसाफ। देखिए, हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है, जो सबसे पहले वो अदालती है। हम चाहते हैं कि अदालत के जरिए हम अपने लीडर को लेके आए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई अदालतें जो है वो कोई मेरिट के ऊपर केस नहीं सुनेंगे। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब कोई डील कर जाए, और इमरान खान साहब डील करेगा नहीं। नंबर 3 ये कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट के जरिए प्रेशर डेवलप करें, उस प्रेशर में हम अपने लीडर को लेके आए। और आखिरी बात, इससे पहले जब आपके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा था, कौसर काज़मी साहब से मेरा सवाल भी है, वो जवाब भी देंगे इस बात का। बकौल इनके, चूंकि आपने इंट्रो में कहा कि जी बयानिया जो है इंटरनेशनली बड़ा चल रहा है, इस टाइम ये बड़े पॉपुलर हो गए हैं, इनके साथ पाकिस्तानी कौम भी इनके साथ खड़ी हो गई है, तो ऐसा कर लें इमरान खान साहब को, चूंकि अभी वो तो पॉपुलर नहीं रहे, पाकिस्तानी कौम तो इमरान खान साहब बकौल इनके अब नहीं खड़ी, तो उनको रिहा कर दें, पॉपुलरिटी का भी पता चल जाएगा, हर चीज जो है वो सामने आ जाएगी। ये झूठी बयान ये बनाने से कि जी देखिए जंग में हम अपने फौज अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, वो मैं ये आपसे अर्ज करने लगी थी जवाबन कि वो तो जो जीत है वो तो पाकिस्तान की जीत गए ना, पॉपुलर हो गए ना, जीत गए, पॉपुलर है, मकबूल है, एक्सेप्ट हो गए, पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी हो गई है। इमरान खान को एक दिन के लिए रिहा कर दें। अच्छा, क्या होगा फिर? कर दें, पॉपुलरिटी का भी पता चल जाएगा, पाकिस्तानी कौम अपनी आंखों से देख लेंगे, बैसाखियों के ऊपर आए हुए लोग 47 के जरिए इनको भी अपने पॉपुलरिटी का अंदाजा हो जाएगा, इनकी पॉपुलर कौन है इस मुल्क के अंदर। देखिए, इमरान खान साहब की आवाज को दबाने से, जेल में रखने से आप उनकी मकबूलियत कम नहीं कर सकते। सिद्दीकी साहब, चूंकि तकाजा किया गया है काज़मी साहब से, इसलिए आपसे इजाजत चाह के काज़मी साहब आपसे पूछना चाहती हूँ इसका जवाब, वरना खट्टक साहब इससे पहले गिला करेंगे मैंने तो चैलेंज दिया, हमारा चैलेंज बीच में ही कहीं रह गया बातों के। कबूल है, चैलेंज हो गए पॉपुलर, सिर्फ एक दिन की रिहाई मांगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोना, उनको उस जुर्म की पादाश में छोड़ दिया जाए यार। एक मुसद्दका चोरी के केस में आपका जनाब वो बंदा जिसने गरीबों पे माल नहीं लगाया, घर में ही एक कारोबारी सेटअप बनाया, बेगम ने खाया, खुद खाया, अलकादर ट्रस्ट में मौजें उड़ाई, तो उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? दूसरा, इन्होंने कहा भाई कि वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हम बड़े पुरअमन रहे। हकला में वो जो पुलिस वाला गोली लगने से शहीद हुआ, वो किसने किया? मैं ये बात ही एक हकला में, हकला के मुकाम पे, उसके बाद फिर वो जो हाथों में किलो वाले डंडे उठाए हुए थे, वो हमने उठाए हुए थे, पीएमएलएन के कारकुनान थे जिनकी फुटेजेस मौजूद है। गलेलों में बंटे डाल के आंखों का निशाना लेके रियासती इदारों के अलकारों पे कौन बरसा रहा था? फिर अटक पुल से पहले क्लैशनकोफ की फायरिंग, जो अली अमीन का पर्सनल बॉडीगार्ड है, वो हिदायत देता हुआ साफ वीडियो में नजर आता है। तो ये कैसा पुरअमन एहतजाज था यार? वो जिस शख्स का हवाला दिया है, शाहिद खान अब्बासी, बिल्कुल वो मुसद्दका तौर पे पीटीआई का कारकुन है। वो शाहिद खान अब्बासी का रिश्तेदार है या नहीं है, इससे कतई नजर उसका पीटीआई से ताल्लुक है। अब ये पुरअमन एहतजाज वाला मामला तो है नहीं। मतलब जो गाड़ी चलाने वाले, आप कहते हैं वो जो गाड़ी वाला इंसिडेंट था, वो भी पीटीआई का कारकुन है। वो गिरने वाली फुटेज कोई और बता रहे हैं रेंजर्स की, जिसमें वो कुचल के वो कुछ और वाक्य है, और उसमें वो मुसद्दका पीटीआई का कारकुन है। अब बात यह है कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि अभी ये तहरीक का आगाज कर रहे हैं। तहरीक इनकी रुकी कब है? मुझे तो नहीं लगा कि इसकी शिद्दत में कभी कोई कमी आई हो। एंड जंग के दौरान भी शाहिद भाई ने तो कह दिया ना जी कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ थे। हाँ, जो पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं मासवाए उमर अयूब के, उनके बयानात बड़े खुश आइंद थे। पंजाब असेंबली में जो आपके लोग हैं उन्होंने बड़े अच्छे बयानात दिए, लेकिन इमरान खान की बहन ने क्या कहा? नूरा कुश्ती है। उमर अयूब ने क्या कहा? हमारे पास कोई असलहा नहीं है, वो तो हमने यूक्रेन को दे दिया है। फिर आपके जो यूट्यूबर्स हैं, जो अभी खान साहब ने ऐलान किया तो वहां पे फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्रक चलना शुरू हो गया अमेरिका के अंदर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर धरना दे के आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल के
کہ وہ کون چلا رہا ہے اس مہم کے پیچھے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ امریکی سڑکوں پہ ابھی نہیں، امریکی سڑکوں پہ کیا، برطانوی ابھی چند دن پہلے انہوں نے وہاں پہ کیمپ لگا کے نیو یارک میں تو ہم نے دیکھا ہے مارشل آسم منیر کو لان تان کیا ہے یار کھل کے. تو اگر آپ جنگ میں خوش تھے، جس بندے نے جنگ جیتی، جس بندے نے ایک قابل تحسین، قابل رشک عمل انجام دیا، اس کو آپ... اچھا قاسمی صاحب ایک بات کا ضرور جواب فرما دیں، دو باتیں آپ سے مختصراً اس کا جواب فرما دیں. ایک پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ وہ چوری میں بند ہیں، کوئی مطلب بلا وجہ بند نہیں ہے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈز والی سزا یہ تو ابھی ہوئی ہے رائٹ؟ اس سے پہلے بھی وہ ان کو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے خان صاحب کو کہ وہ پابند سلاسل ہیں، اور وہ صرف یہ بتایا جاتا ہے انکوائری کے غرض سے پابند سلاسل ہیں. 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان کے مقدمات بھی وہیں جیل کی پریمیسز میں آپ چلتے ہیں، آپ کو علم ہے. تو مطلب یہ 190 ملین پاؤنڈز والی سزا تو ابھی چند ماہ پہلے ہوئی ہے رائٹ؟ اس سے پہلے تو نہیں تھی یہ. اور دوسرا عرض آپ سے یہ بھی ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بھی بتایا کہ مطلب یہ جو یوٹیوبرز والی باتیں ہیں، پی ٹی آئی کا اس پہ یہ موقف آتا ہے، اس کا جواب فرمائیں. وہ کہتے ہیں آپ ہر جو سوشل میڈیا کا مواد ہے آپ ان کے اوپر اس کو تھوپ دیتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے سمپتھائزرز ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی انسٹرکشن جاری ہے. ہر چیز کو سوشل میڈیا کے ہر مواد کو پی ٹی آئی سے آپ لوگ منسلک کر کے اسے نتھی کر کے آپ ان کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ دیکھیں اگر یہ ان کو اپنا نہیں سمجھتے تو بیگانہ کب سمجھے؟ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے تھے جنگ میں، کسی ایک پی ٹی آئی بندے نے اس شخص کی مذمت کی جس نے یہ کہا کہ مودی انکل یہ کیوں آپ کے ادھر حملہ کر رہے ہیں، یہاں پہ کرو، بارڈر پہ کیوں نہیں جاتے؟ مودی کا ابھی مودی انکل بول رہے ہیں ابھی میں تو بے شمار کر رہا ہوں، شاید خٹک صاحب مسلسل جی مریم نواز شریف کا مجھے ایک سٹیٹمنٹ مونا یہ دکھا دے کہ مودی کا نام لیا ہو، کیونکہ میں انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کی باری ہے. میں ابھی بتاتا ہوں، بے شک آپ انٹرپٹ کریں، میں تو عادی ہو چکا ہوں آپ لوگوں کا. مسئلہ یہ ہے نام نہیں لے رہے بھائی، مسئلہ یہ ہے، سنیں یہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں. جس طرح مودی کے لیے اس کی فتح کے لیے عمران خان دعائیں کرتے رہے ہیں، کشمیر بیچ کے آگے ہم بھی کوئی ایسا عمل کریں. مودی کی منجی ٹھیک کہا میرے بھائی قیوم نے. مریم نواز کے ایک بیان کو لے کے انڈین میڈیا کے اوپر میراتھن ٹرانسمیشن چلی کہ نواز شریف کی صاحبزادی نے انڈیا کو دھمکی دے دی. ان کے حوالے سے تو وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ہم پاکستان کو بھارت سے ماریں گے، یہ اندر سے پاکستان کو ماریں گے. اب سن رہے ہیں، حوصلہ کریں شاید بھائی چلیں اسی بات پہ آج مونا کے پروگرام میں اگر آپ یہ بات ثابت کریں کہ نواز شریف کا کاروبار ہے، خدا کی قسم ابھی ریزائن کروں گا اپنی پوسٹ سے، نواز شریف کو واپس کروں گا اور لندن واپس چلا جاؤں گا. چلیں وہ کہہ رہے ہیں ریزائن کر دیں گے اگر آپ نے ثابت کر دیا. وہ جو اکاؤنٹس نکلے جی میں نے نہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے. رمضان شکر مل نے وہ سارا اسکینڈل اٹھا کے دیکھ لیں کیا نہیں تھا اس نے جو اکاؤنٹ استعمال ہوئے. خٹک صاحب کو آپ شاید خٹک صاحب کو آدھا گھنٹہ دیں پروگرام میں، اپنے تمام جو ان کے معاونین ہیں ان سے وہ فیصلہ منگا دے سپریم کورٹ کا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کے کاروبار ہیں بھارت کے اندر، رمضان شکر مل کا کیس دیکھ لیں، پکڑے گئے ان کو منگوائے، جتنے بھی شوگر ملز ہیں. اچھا پوچھ لیتے ہیں، میرا خیال ہے صدیقی صاحب ہیں، آپ نے کور کیا ہوگا، صدیقی صاحب بتا دیں کہ اس میں کیا ہے. رضا صاحب بھی ہمیں ایٹ دس پوائنٹ جوائن کر چکے ہیں. ان کو موقع دے، موقع ملے آپ کو ایک شخص کو پوری قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا، تو اس کو کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ ان کو موقع دیں، آدھا گھنٹہ دیں، گھنٹہ دیں. نہیں وہ پھر میں اس لیے ٹائم دے رہی ہوں کہ جب تک ان کی ٹرن آئے گی وہ منگوا لینا فیصلہ، وہ منگوا لیتے ہیں. آپ نے رمضان شوگر مل کا وہ فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں. ایک منٹ میں وہ ابھی نکال دیتا ہوں، صبر. اچھا ویری آپ نے بہت بڑا چیلنج دیا اور آپ نے کہا ہے کہ آپ تو ریزائن کر دیں گے، تو بہت بڑا ہے. مری میں ملاقاتیں جو ہے وہ بھی ڈینائی کر دیں. مری والی ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ جندال صاحب سے. جندال کیوں آیا تھا؟ جو بالکل جندال کیا مودی چل کے ساڑیاں کس نے تقسیم کی تھی؟ شادیوں میں کس نے بلایا تھا؟ کس لیے بلایا تھا؟ اوور ٹو یو قاسمی صاحب ایک جملے میں، تاکہ پھر میں دوسرے دیگر میں جواب دیتا ہوں. اس کا نام ہے میاں نواز شریف، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، جو بھارت ہمیں تمیز سکھا رہا تھا ایٹمی دھماکے کر کے. نواز شریف نے گھٹنوں کے بل چل کے بغیر دعوت کے نواز شریف کے گھر آیا مودی. وہ واجپائی جو پہلے تمیز سکھا رہا تھا پاکستان کو، وہ چل کے مینارے پاکستان آیا نواز شریف کی وجہ سے، اور آ کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. بھائی وہ تو ہم تو اس بات سے انکار نہیں کرتے. باقی کچھ جدال ملا وہاں پہ جا کے، تو نواز شریف ایک بڑی شخصیت ہے، تمام کاروباری شخصیات ان سے ملتی ہیں، جتنے بھی ڈیلیگیشن آج تک ملتے ہیں ان سے. لیکن اس سے آپ کا بہتان، ایک سیکنڈ نام میں آ رہا ہوں بھائی، میرے حوصلہ تو کرو. اس سے آپ یہ کیسے ماما چاچا کیا لگتا ہے اس کا؟ بھائی سنے تو صحیح نا، بغیر ویزے کے
जिंदाल से बगैर वीजे गए वो भी उसका वीजा कौन? अच्छा, ये एक और झूठ बोल रहे हैं, एक और झूठ बोल रहे हैं बगैर वीजे। हाँ, ये चीज मेरे सामने नहीं आई है कि वो बगैर वीजे के था। वो मतलब वो कह रहे हैं उनका ख्याल है कि बगैर वीजा होगा। अच्छा, लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। नहीं, ऐसे ना करें। क्यूम भाई को मैं उनसे मैं टाइम ले लूंगा। भाई इन्होंने अभी ये बगैर वीजे वाला झूठ बोला, कारोबार वाला झूठ बोला, रॉ के एजेंट शायद निकाल रहे थे फैक्ट्रियों से, वो झूठ बोला। इनको अगले 3 प्रोग्राम्स दें मोना, 3 प्रोग्रामों में ये साबित कर दें किसी भी तरीके से, कोई सबूत ले आए। चले वो गिला पीटीआई को है अदालतें तो नॉर्मल वो कहते हैं चल नहीं रही है, हम अपने यहाँ ही लगा लेते हैं। जज बहरहाल हमें ना बनाइएगा, अवाम जज है, अवाम जज है। ये जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त इनके मामे चाचे वो सारे जो जज थे, अंकल मनकल, वो खोसा, वो जनाब साकिब निसार, वो थे। उनका ये इस मामले पे जाहिर है वो अभी मसरूफ हैं खट्टक साहब, वो भी कोई रिसर्च के साथ आपको जवाब देंगे। लेकिन रजा साहब जरूर आप बिल्कुल रजा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप बताएं आपको वोट क्यों नहीं पड़ा? पीएमएलएन की वजह से वोट नहीं पड़ा या क्या माजरा है? और अगर ये इतने मतलब ये आप समझते हैं धांधली ज़्यादा लोग हैं, तो आपकी पार्टी की जो बहुत कुछ मामलात पे हम आहंगी है, क्या वो आप अपने वोटर्स को फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि फिर आप इतने हम प्याला और हमने वाला क्यों हैं? इफ दे आर सो मतलब आप समझे कि डाउन ट्रोडन करप्ट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन। There are couple of issues, मोना साहब। नंबर 1 तो ये एक सूबाई सीट का इलेक्शन था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, और उसके अंदर जाहिर है जब इलेक्शन होता है उसमें सब मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं जो बेसिकली जो ग्राउंड पे लोग होते हैं उनको सूरत-ए-हाल पता होती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में ऐसे ही होगा, आगे भी ऐसे ही होगा। अभी हम 2 अलग-अलग पार्टी, हमारा मर्जर नहीं हो गया है। पीपल्स पार्टी अलग पार्टी है, मुस्लिम लीग अलग पार्टी है। पीपल्स पार्टी अब बहुत कोशिश कर रही है पंजाब में अपने आप को रिवाइव करने की, स्ट्रेंथन करने की, स्ट्रॉन्ग करने की। वहां का नैरेटिव नेशनल नैरेटिव से डिफरेंट होगा। तो उसको तो आप एक पंजाब कॉन्टेक्स्ट में 2 पार्टियों के दरमियान जो राइवल्स हैं बेसिकली, ये याद रखें हम। अब एक तीसरा राइवल भी है जो पीटीआई, वहां पे ये राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट इलेक्शन में उस तरह नहीं करेंगी, सब अलग अलग खड़ा होंगी। तो पॉलिटिकली तो मैं समझता हूँ सही मूव है पीपल्स पार्टी का, अपनी जगह बनाने के लिए, दोबारा से अपने आप को रीअलाइन रिवैम्प करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लीडरशिप लेवल पर आएंगी, नेशनल लेवल पर आएंगी, तो आप देख लें, ऑप्टिक्स देख लें। प्राइम मिनिस्टर साहब दौरे कर रहे हैं रीजनल पावर्स के पास, और उन्होंने इंतखाब किया ऐसे बंदे का जो कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, जो कि स्टेट्समैन है, उसका इंतखाब किया उन्होंने कि उनको लेकर जाया जाए। और रजा साहब एक अर्ज है आपसे, ये साद रफीक साहब की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। वो इसलिए अहम है क्योंकि आपको याद है 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी तस्लीम की थी, और उन्होंने कहा था वो लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद देते हैं, वो तस्लीम करते हैं वो हार गए। वो इस बहरहाल इस मामले पे आपके ऊपर ये कह रहे हैं कि समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा था। और इसके बाद फिर उन्होंने तवील बात की है कि अवाम ने 9 मई को मुस्तरद करके 10 मई को वोट दिया। ये तनकीद तो बहरहाल पीटीआई पे है, लेकिन आपके हवाले से भी ये बात है कि आप लोग तो मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी कि आपको कोई वोट पड़ने भी थे पंजाब में और सियालकोट में। मैंने साद भाई अच्छे आदमी है, ठीक है, ये सही है, ये ठीक है। ये पार्टियों की तरफ से जब इलेक्शनियरिंग होती है, इलेक्शन के बाद जब जीत फतह शिकस्त होती है, पंजाब इस वक्त बैटल ग्राउंड है। देखिए पंजाब एक जमाने में पीपल्स पार्टी का था, फिर मुस्लिम लीग का हुआ, फिर पीटीआई का हुआ, फिर अब वहां पे एक ऐसी चूंकि वैक्यूम नजर आ रहा है लोगों को, है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन चूंकि खला नजर आ रहा है तो अब लोग वहां पे कंपटीशन चल रहा है। तो ठीक है, खला किस बात का? वो तो कहते हैं पीएमएलएन कारकर्दगी कर रही है, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो खला कैसा हुआ? खला तो पुर हो गया फिर। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी मतलब वॉकओवर तो नहीं देगी ना, दूसरी पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी। तो मेरा कहने मतलब ये कि इलेक्शनरिंग तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप लीडरशिप लेवल पे चले जाएं, जो मैं पहले बात कर रहा था लाइन ड्रॉप हो, अगर आप लीडरशिप लेवल पे जाएं तो प्राइम मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको बुला के उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे डेलीगेशन को लीड करें, एंड ही इज लीडिंग द डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। तो जिस लेवल पे जो बात होती है उसको उसी लेवल पे डील किया जाता है। पार्टियों का मर्जर नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट कर देना गवर्नमेंट बनाने के लिए। मुझे यकीन है, अभी आप देखें ना, कुछ अरसे पहले की बात है, सिंध में जो इलेक्शन हुआ था वहां पीटीआई के कैंडिडेट को मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, अभी कुछ अरसे पहले की बात है। और पूरे सारे तमाम पार्टियां एक तरफ, जीडीए, पीटीआई, वहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार ने भी सपोर्ट कर दिया, उनके हक में बैठ गया और पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हो गए। यानी आप कह रहे हैं सूबाई बयानियां अलग है, वो पॉलिसी अलग है और कौमी पॉलिसी अलग है। ये मतलब एक एविडेंट बात है।
और होनी भी चाहिए, आपने कहा। होनी भी चाहिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कर दो अगर हारून साहब, रजा हारून साहब इजाजत है। बेसिकली इसको हम नूरा कुश्ती की मैं ये कह रही हूँ कि अब वो फिर उनकी पार्टनरशिप। कौसर भाई एक मिनट, वो रिजाइन लिख दिया उन्होंने भाई, काज़मी साहब। कौन सा जीत के आए हुए, वो एक पर्ची के ऊपर, जिस तरह पर्चियों पे लीडर बने, इसी तरह ये भी पर्ची के ऊपर बना हुआ है। जी ओके ओके। मुझे बताओ ना कि आपको नून लीग की सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी? आपने नून लीग की सपोर्ट ली सिंध में, वो क्यों ली? आपको सिंध में क्या जरूरत थी फिर नून लीग की? फिर आप ये बता दें, वो कह रहे हैं आप लोगों की, आपके भी तो मली साहब थे, लालचंद माली, उनको सपोर्ट किया हुआ था PMLN ने, तो आपको क्या जरूरत थी? आप ना लेते? वो हमने इनकी सपोर्ट लेते, हमें इनकी जरूरत पड़ गई, हम इतने कमजोर हो गए कि हमें मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट चाहिए। वो यही तो कह रहे हैं। अब बेचारे लूड़े लंगड़े, वो अवाम में जा नहीं सकते। ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं बड़ी माजरत के साथ सिद्दीकी साहब का इस आपसी एक बहुत क्या कहते हैं टू एंड फ्रो में रह गया टाइम, लेकिन मच अवेटेड कमेंट्स आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी सिद्दीकी साहब, ओवर टू यू। आपसे दो सवाल आते हैं, इनको मैंने पर्चा सर को लीक कर दिया है सिद्दीकी साहब को। एक सवाल मैंने उनको बता ही दिया है कि जो मैंने अर्ज करना था। बहरहाल एक रमजान शुगर मिल का जो फैसला है, खट्टक साहब भी वो निकाल के उनकी वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी तलवारें तेज की हुई हैं, लेकिन आप उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे एस्टेब्लिश होता है कि जी मोदी फैमिली से और ये शरीफ फैमिली का कोई लिंकेज है, एनीथिंग लाइक दैट? दूसरा जुल्फी साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को बड़े मतलब बुरे कंडीशंस में रखा हुआ है जेल में, ये बात सही है? अच्छा, पहली जो बात है जो ये खट्टक साहब ने कही कि इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, निचली अदालतों को, सारों को कवर कर। आप मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। मुझे तो इस किस्म की ऐसी कोई जजमेंट जो है वो उसमें मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी है। अब ये इनके पास अगर कोई जादुई ताकत है तो वो इस्तेमाल हो सकती है, उस पर मेरा कोई जोर नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़रूर एक इनके दौर में नैब की एक प्रेस रिलीज शायद आई थी जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया था और फिर वो वापस ले ली गई थी। इस तरह की बात जो है वो जरूर हुई थी। मतलब पीटीआई आप समझते हैं कि वक्तन फवक्तन ऐसा इल्जाम आयद करते हैं और फिर जब वो सब्सटेंशिएट नहीं होता तो वापस वापस भी नहीं लेते। इनको बाबर साहब को, ये खट्टक साहब को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जनाब हम पुरअमन तौर पर 26 नवंबर जो है उसमें आ रहे थे और हमें रोका गया। अब 9 मई को जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हमें रोका क्यों नहीं, हम जिना उसके अंदर घुस गए थे, हमें रोका क्यों नहीं। अब ये चीज़ें जो हैं ये अब आप इसको किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं कि पहले कहते हैं कि हमें रोका क्यों, फिर कहते हैं कि रोका क्यों नहीं। तो अब जो 26 नवंबर और उसके बाद की जो बातें हैं वो सारे हक़ाइक़ निथर के सब कुछ जो है वो सामने आ चुका है। वो एक इर्रेलेवेंट सी बहस है। मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि अपने अंदर का खलफिशार जो पार्टी के अपने अंदर है वो क्यों है और उसकी क्या वजूहात हैं। और जब सूरत हाल ये हो कि वकील पार्लियामेंट में और मौक्कल जेल के अंदर हो तो वकील मौक्कल को क्यों निकलवाएगा। तो इसमें मतलब इनके वकील सारे आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज रहे और वो चाहते हैं कि मौक्कल जेल में रहे ताकि फीस मिलती रहे। वैसे कौसर काफी सब बड़े खुश हो रहे हैं। एक तर्जुमान मैं हूं मादरत के साथ सिद्दीकी, मैं ये फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। जरा बताएं मादरत के साथ। हुजूर मैं आपको फैक्ट्स बता। अच्छा मादरत के साथ ठीक है ना, या ऐसा है कि नहीं है मुझे बता। मादरत के साथ आपका अगर इमरान खान साहब को, अगर इमरान खान साहब को पार्टी का तीसरा, अगर अक्सर एंकर भी साथ मिल जाता है, 4 लोगों के साथ बहस करनी होती है। अगर इमरान खान साहब पार्टी वाले तो बेचारे आपका ही मुकदमा लड़ रहे हैं। हारून साहब अपनी शख्सियत में शरीफ है। उन्होंने पंजाब में कहा कि आपको आप उन्हें थैंक यू नहीं कर सकते तो कम से कम उनको उनकी शख्सियत ऐसी है। मैं अक्सर उनको कहता हूं कि आपका प्रोग्राम में ना बैठे हो। रजा साहब आपकी आपकी अच्छी पर्सनालिटी से मुझे एक बात बताइए कि इमरान खान साहब को क्यों ये कहना पड़ा कि तहरीक की क़यादत मैं खुद करूंगा। इसका मतलब है कि जो इस वक्त क़यादत बाहर है उसके ऊपर उनका एतमाद नहीं है।
اور یہ فیصلہ آپ کریں گے, اور یہ فیصلہ صدیقی صاحب یہ ہمارے نہیں جی غلط کہہ رہے ہیں, یہ ہماری پارٹی کے ناسپوک پرسن ہیں, نہ ان کا ہمارے پارٹی کے ساتھ نہیں, یہ فیصلہ کریں گے ابھی کہ جی عمران خان کا اعتماد نہیں, عمران خان کا پارٹی دیکھیں ہر بندے کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہوں گی, لیکن یہ نہ کہیں کہ جی اعتماد نہیں ہے, یہ کون ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ آپ اپنے ٹرن پہ تجزیہ دے سکتے ہیں, صحیح ہے, تجزیہ ہے نا, تجزیہ ایک اپنا ایک وہ ہے انٹرپریٹیشن ایک چیز کی. ابھی کچھ دن پہلے علیمہ خان جب عمران خان صاحب سے مل کے آئیں اور انہوں نے لو اور دو کی بات کی, ڈیل کی, بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اچھا اس میں آپ ایک لطیفہ ہے بڑا مزے کا ہے, ایک بندہ جاتا ہے چودھری کے گھر رشتہ لے کے نا, کہ مجھے رشتہ دو نا, تو چودھری جو ہے نا اس کو بڑا غصہ آتا ہے, وہ اس کی خوب پٹائی لگاتا ہے, کپڑے شپڑے نیچے زمین پہ وہ گرا ہوا ہوتا, تو وہ کپڑے اٹھا کے جھاڑ کے کہتا ہے پھر میں نہ ہی سمجھا. تو مطلب ہے کہ ان کی وہ حالت ہو چکی ہوئی ہے کہ مطلب بار بار نہ ہو رہا ہے, لیکن بار وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اور ڈیل نہیں ہوئی تو اب میں تحریک چلا. میں ایک عرض کروں, وہ کہتے ہیں ان کو ڈیل 2 سال پہلے آفر ہو چکی ہے کہ آپ 3 سال کے لیے چپ رہیں اور آپ پھر آپ باہر نکلیں, آپ کے بارے نہیں آ رہے. میں تو نہیں کہہ رہا, وہ اگر نکلنے والے ہوتے تو وہ نکل چکے ہوتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, جو ہم نے تو ان کانوں سے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں, وہ عمران خان کی علیمہ صاحبہ نے بہرحال کہا ہے جی یہ بات کی ہے, اس سے پہلے علی ظفر صاحب نے کہا ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ابھی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا المیہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ اپنی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جانا وہیں پہ چاہتے ہیں جہاں سے نکالے گئے. 8 فروری کے بعد جمہوریت کے بعد. اچھا ایک صدیقی صاحب ایک آخری بات کا ضرور جواب دے دیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے تشویش ہے, ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے مجھے پوچھنے دیں. جمہوریت کی چیمپئن ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں, 8 فروری کو 9 فروری کو پاکستانی قوم کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا, یہ بتائیں. تجزیہ نگار بنے, سینئر بھی ہیں, تجزیہ نگار بنے. ڈاکہ ڈالا ہے نہیں ڈالا, چلیں جمہوریت میں تو طاقت تمام ہوتی ہے. چلیں سن لیتے ہیں, اس میں بھی کر لیتے ہیں نا کہ وہ سارا کچھ ہوا. انہوں نے کتنی جو ایک آئین کا جو آرٹیکل 225 ہے, اگر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے تو آپ جو ہے اس کے ثبوت شواہد لے کے ریٹ پیٹیشنز میں جاتے ہیں, ٹریبیونلز میں جاتے ہیں. کتنے ایسے مقدمات ہیں جو انہوں نے فائل کیے ہیں, جو ان کا کلیم ہے, آپ اس کے فیکٹس فگرز نکال کے دیکھ لیجئے. راتوں رات جج بدل جاتے ہیں, جج بدل جاتا ہے. ٹریبیونلز کا مسئلہ بنا ہوا ہے بہرحال, آپ کو پتہ ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ عبدالقیم صدیقی صاحب اتنے سینئر وہ ہیں, دیکھیں میرے لیے نہ بولیں, پاکستان کی جمہوریت کے لیے بولیں. ایک بات ہے, ہمارے کسی کے لیے نہ بولیں, کیونکہ آپ سے ہماری یہی توقع ہے کہ جی آپ وہ تجزیہ دیں گے. کاظمی صاحب سے چلے پوچھ لوں گی یہ والی بات, کیونکہ خیر نندلیس یہ سوال تھا بشرا بی بی کے حوالے سے, بڑی پریشانی کی بات ہے. 2018 میں کیا ہوا تھا, کس نے کیا تھا, کس نے کیا تھا, بتائیں نا. فائدہ اپوزیشن میں کون تھا, کس کو فائدہ ہوا تھا, کس کو فائدہ ہوا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دیں, کیا ہم نے کہا تھا آپ کو زبردستی دے دی؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ دوبارہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہمارے 35 سے 40 ایسے حلقے تھے جو ہم 500 ووٹوں سے کم پہ ہارے تھے 18 میں. اگر ہمیں فیور کرتے ہیں تو وہ کم از کم 500 والے تو جتوا دیتے. یہ کیسے ہمیں سپورٹ کی. خٹک صاحب اگر آپ حقائق کو دیکھنا چلیں گے نا, تو آئین توڑنے سے لے کے اور اپنی پارٹی کا قانون توڑنے تک سب کچھ یہ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا تھا, اس کا جواب ضرور بتائیں کہ یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ تحریک کو لیڈ کریں گے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ کی کمی نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, تھمل کے ساتھ سننا. عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچے, کہا تھا ان کا پیغام تھا, ہم پہنچے کیا اس کے بعد کیا نہیں, انہوں نے نہیں پہنچے, گولیوں کا سہارا لینا پڑا. وہ ادھر جو ہمارے لوگ آپ نے کور کیا, گو کہ میڈیا کے اوپر پابندی تھی کہ دکھانا نہیں ہے, لیکن آپ نے کور کیا, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ادھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے. نہیں, بشرا بی بی تو پیچھے کھڑی تھی. دیکھیں ان کے بعد اس کے بعد عمران خان صاحب کی ڈائریکشن نہ آنی تھی, تو اس کے بعد جب ڈائریکشن آنا بند ہو گئی, اب کیا آپ کو گارنٹی, میں یہی تو پوچھ رہی ہوں, اب آپ کو کیا پتا کہ وہ کوئی ڈائریکشن دے, جیل سے ان کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس دفعہ ہمیں لائے عمل جو ہے وہ پہلے سے بہت سی چیز ہمارے پاس آ چکی ہے, کرنا کیا ہے. کوئی آپ کے پاس میسنجر تو نہیں آ گیا ہے کہ خان صاحب کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آپ ان کا میسج آپ کو دے دے گا؟ ہو رہی ہے, اسی طرح دیگر ہمارے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہیں کر رہا ہے, تقریباً 3-4 ماہ سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, لیکن ایک آپ کی ہوئی ہے.
नहीं, मुझे तो बिल्कुल कह रहा आपके ऊपर तो कांटा लगा हुआ है। मैं MNA पार्लियामान की दूसरी दफा का मेंबर हूँ। एक जेल सुपरडेंट, वो इतना आपका नाम डलता है सलमान अकरम राजा वाली लिस्ट में, लेकिन फिर भी आपको कहते हैं आपको रसाई नहीं। 13-14 दफा मेरा नाम डला है और हाई कोर्ट का फैसला है। अच्छा, राइट। कौसर काज़मी साहब, इन्होंने पैरोल के ऊपर रिहा होने की दरखास्त की हुई, आप क्यों नहीं 2 दिन के लिए छोड़ देते? कोई नवाज शरीफ तो नहीं है ना कि अदालत उधर देखे चिट देके उधर लिख के प्लेटलेट गिर रहे थे, हार्ट अटैक हो रहा था, 150 लोगों ने माना और जी वो कह रहे थे कि मर जाएगा, बीमार है, 150 तो उसको नज़ला तक लग गया था। सेहत दे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यास्मीन राशिद साहिबा उनके लिए बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने भी वेरीफाई किया कि वाकई लंदन गए, अदालत में स्टाम्प 50 रुपए का जमा करा के कि जी मैं वापस आऊंगा ना, कहा था ना, कमिटमेंट थी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने एयरपोर्ट तक फिंगरप्रिंट के लिए जाके देखा। हो गया, जरा बस करना। काज़मी साहब, आपको पैरोल पे रिहाई का भी कहा है, और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से और उनकी कंडीशंस के हवाले से तशवीशनाक तरीन ट्वीट की है जुल्फी बुखारी साहब ने कि उनको गंदा पीने का पानी, बदतरीन खाना, मतलब कीड़े मकोड़े उनके कमरे में, रात भर उनको काटते हैं, सोने भी उनको नहीं दिया जाता, जानबूझ के उनको एक ना नहाने के लिए बुरा पानी दिया जा रहा है, मतलब ये हर तरह की मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। अच्छा देखें मोना, सबसे पहले एक नहीं बहुत से सवालात हैं जो शाहिद साहब ने उठाए हैं, तो मैं तो मजाक नहीं ले रहा, मैंने वाकई इस्तीफा लिखा हुआ है। मैंने कहा शायद इन्होंने निकाल दिया वो जो इल्जामात लगाए हैं हमारी क़यादत पे। मरी की मुलाकात का बताएं, वो किस लिए आया था? मरी, बिल्कुल मैं तो मान रहा हूं, किस लिए आया था वो तफसीलात बता दें। इत्तेफाक फाउंड्री में पार्टनरशिप के लिए नहीं आया था। ये किसने बताया आपको? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया आपको? जजमेंट में आया या क्या चक्कर है? किसने बताया आपको? मुवक्किल तो फारिग हो गए, लेकिन मैंने संजीदा तो आया था ना, इंडिया की मीडिया ने रिपोर्ट किया था, वो सारे इंडिया की मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था। मीटिंग को तो मान रहे हैं, किस लिए आया था? मीटिंग को मान रहे हैं, लगता था चाचा तक क्या था, रिश्ता क्या था? अच्छा रीजन बता दे, रीजन का पूछ रहे हैं और टाइम भी ज़ाहिर शॉर्ट है। रज़ा साहब से सुनना है मैंने, शाहिद साहब को कहें कि आपने आधा घंटा बोला है, आप जरा खामोशी से सुन लें, मेहरबानी करें। मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। बिल्कुल आपने इल्जाम लगाया कि मियां नवाज शरीफ का कारोबार है भारत के अंदर, आप साबित करने में नाकाम है, 100 साल लगे रहे फिर भी कामयाब नहीं होंगे। फिर आपने कहा जी वो बगैर वीजे के आया था जिंदाल, ये आपने दूसरा झूठ बोला। चलें आला ज़र्फी का मुजाहिरा करके अपने इस झूठ पे माजरत ही कर लें, क्योंकि 100 साल तक आप साबित नहीं कर सके। अगर आप कर लेते तो मैं वाकई रिजाइन दे के उठता। अच्छा ठीक है, मैं इस पे माफी मांगने की तैयार हूँ। और मरियम नवाज ने जो कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कुछ जायदाद दी, तो देखिए झूठ तो बोलते हैं। अभी भारत से, अभी इनके भारत से नेक्सस वाला मौजूद था ना जी। ओके काज़मी साहब, भारत वाले मामले पे माजरत किया इन्होंने जी, कर लिया शायद भाई ने। मैं जाऊं आगे, मैं अगर झूठ बोलता तो मैं कर देता। कर ली माजरत करेंगे शायद साहब? मैं क्यों माजरत करूंगा? मुझे दे मुलाकात किस लिए आया था वो? अच्छा चले, वो किस लिए आया था? क्या वो कारोबारी नहीं था? वो मशहूर कारोबारी इधर आके मरी में मुलाकात करते किस लिए आया था? डिप्लोमेसी के लिए आया था। चले आप इस पे कायम है कि बगैर वीजे के आया था, मियां साहब के कारोबार हैं और सारा कौम पूरी ने देख लिया और सुन भी लिया और समझ भी गई होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मसला ये है, देखें इन्होंने ये तहरीक चलाई ना, ये बार बार ये कहते हैं नवाज शरीफ कैसे चला गया, वो कैसे मामला हो गया। भाई नवाज शरीफ बिल्कुल वैसे ही गया था जिस तरह उसको सजा दी गई, जिस तरह पनामा के अंदर रिजल्ट अकामा पे निकला और बेटे से तनख्वाह ना लेना, और खोसा जैसा बंदा जाके और साकिब नसार जैसा अपने ही एक जस्टिस को जाके कहता है भाई अपनी नौकरी बचाओ, मेरी भी बचाओ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखो, हमने इन दोनों जो बाप बेटी हैं इनको इलेक्शन से बाहर रखना ही रखना है। इसी तरीके से सजाएं नवाज शरीफ को हुई थी बेईमाना तरीके से, और उसी तरीके से मुनसिफाना खत्म हो गई। इनमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, साबित शुदा चीजें हैं। बाकी आपके चोरी डाका के जो इल्जामात हैं वो शहजाद अकबर साहब से पूछें, जिन्होंने कौम का 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में जाया किया और वहां पे क्लीन चिट दे के आए, और जिन लोगों को पीछे लगाया था शरीफ खानदान के, चाहे वो कावे मूसवी हैं, चाहे वो डेविड रोज हैं, उन्होंने माफिया मांगी हैं शरीफ खानदान से। तो इस बात का जवाब कौम को कौन देगा कि भाई वो जो आप कट एंड कमीशन आपके लोग लेते रहे उस 65 मिलियन पाउंड से, उनका जवाब कौन देगा कौम को? सिर्फ आए बाएं शाएं लंदन में प्रॉपर्टी नहीं है, बातों से तो कुछ नहीं होता ना, चीजें साबित करनी होती हैं। जब आपके साकिब नसार और खोसा के मुकदमात के फैसले बरतानिया की अदालतों में जाते हैं तो वहां पर रगड़ा खाते हैं। उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में उनको फेंका और एनसीए ने दोबारा तहकीकात की,
कुछ साबित नहीं कर सके आप। आज तक आप कौम को गलत बातें बताते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं। फ्लैट्स जो उधर इन्होंने खरीदे हैं वो पैसे कहाँ से आए थे? ये आज अब जो भारत से नेक्सस था मेरे ख्याल से बहुत टाइम निकल गया, इसलिए ये वाला किसी और दिशा से कर लेंगे। नहीं, मैं तो भागूंगा। वहाँ पे जो फ्लैट्स हैं, देखिए पनामा ना आप लेके आए थे ना मैं लेके आया था, इंटरनेशनल सर्टिफाइड चोरों की एक लिस्ट आई, उसमें इस खानदार का नाम आया, ना आप लेके आए थे ना हम लेके आए थे। रजा साहब भी लंदन रहे हैं और अभी भी मेरा ख्याल है गालिबन लंदन में ही है। जी रजा साहब इमरान खान साहब गए थे ना, तो देखिए जब नाम आए तो साबित कर पाए लोग। बाप बेटे से इनकारी, बेटा बाप से इनकारी, चाचा चाचे से इनकारी, भतीजी चाची से इनकारी, सब एक दूसरे से इनकारी कीजिए, हमारे कोई रिश्ते नहीं है। मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो लंदन का सिटीजन हूँ, मेरे ऊपर तो कानून नहीं अप्लाई होता। ये तो थोड़े क्या है पुराने भी जाहिर है वो मामलात हैं, लेकिन अभी आगे होने क्या जा रहा है रजा साहब? अभी ये तो इलेक्शन कमीशन वाले मामले पे अब ये खत लिखा हुआ है, अयाज सादिक साहब ने कहा है उनको कि वो ईसीपी के उस पे नया ईसीपी का वो लगाना है इन्होंने। अभी वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब अभी भी हैं उस पे, तो इलेक्शन कमिश्नर अब उनको नया तैनात करना है। ये कुछ मामलात हैं जिसपे ये लोग प्रोबेबली ये कि इनकी आइस मेल्टिंग हो सकती है, कुछ कुर्बत बढ़ सकती है, कुछ ये कड़वाहट कम हो सकती है। क्या होने क्या जा रहा है? ये तहरीक चलेगी और कुछ आप प्रीएम्प्ट करते हैं कि और मामलात खराब होंगे? नहीं, मामला खराब तो नहीं होंगे, तहरीक चलेगी जैसी चलती है वैसे ही चलेगी। अच्छा, नवंबर में चली थी, पहले चली थी। शाहिद भाई जैसे लोग बेचारे, मैं बताऊं ना कि इनकी मुलाकात नहीं होती। प्रॉब्लम ये जी ग्राउंड रियलिटी जो पॉलिटिकल है ना, वो पॉलिटिकल लोग ही जाके बता सकते हैं। हाँ। लेकिन उनसे जो लोग मिलते हैं, जो उन्होंने कल जिम्मेदारी लगाई उमर अयूब साहब की लगा दी है, यानी सब माइनस हो गए ना। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था मेरी लीडरशिप जो है विकेटों की दोनों तरफ खेल रही है, मुझे पता है। नाम किसी का नहीं लिया, सबको मशकूक बना दिया। अब सबको मशकूक बना के सिर्फ 2 अफराद का नाम ले दिया, उमर अयूब का और शेख सलमान राजा का। इसका मतलब है चेयरमैन को सिरे से माइनस कर दिया। बैरिस्टर गौहर इज आउट, अली अमीन गंडापुर इज आउट। अब ये ऑप्टिक्स हैं जो एक पॉलिटिकल वर्कर को ये हमारे तज्जिए, हमारी इत्तलात नहीं है शायद भाई, तज्जिए होते हैं हमारे। फिर आज उनका अपना बयान बहुत जबरदस्त है, इसमें उन्होंने पोस्ट में कहा कि अब तक तो पार्टी हम सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मेहनत करनी है। इसका क्या मतलब है? अब तक तो पार्टी हम सबको बनी बनाई मिल गई थी। खान साहब की ट्वीट में बहरहाल ये है बिल्कुल। ये किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने बनाई थी? फैज के जाने के बाद बैन शुरू हो गया। मैं बताऊं उसके बाद दूसरी एक और बात, एक और सवाल तो जमा कर लो, सवाल जमा करने ठीक है। देखिए दूसरा मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल अब ये बिल्कुल पॉलिटिक्स से हट के एक पर्सनल लेवल पे भी हमारा लेजेंड रहा है ना ये आदमी, एक जमाने में क्रिकेटर था भाई, हमें तो पसंद था, साफ बात है। चेकअप करवाएं भाईजान, ये जो फ्रस्ट्रेशन में जो बयानात आ रहे हैं ना शायद भाई, ये पैटर्न इन चीफ क्या है यार? क्या मतलब व्हाट नॉनसेंस। एक आदमी जिसने पार्टी बनाई हो, ऑलरेडी लीड करता हो, उसको क्या जरूरत है अखबार बंदोबस्त खुद ही अनाउंस कर रहे हैं ना। मतलब आप लोग कम से कम जाते, एक काउंसिल उनको मशवरा देती, उनकी तरफ से राय जाती कि हम चाहते हैं आप पैटर्न इन चीफ बन जाए, वो फिर भी समझ में आता यार। खुद ही करना, खुद ही सब कुछ करना, ये सब चीजें, इस पे आपको संजीदगी से सोचने देखने की जरूरत है। मतलब आप कहते हैं पार्टी का कोई इलेक्शन होता, वो इनको पार्टी मुंतखब करती है खान साहब को पैटर्न इन चीफ। इलेक्शन नहीं भी होता, इलेक्शन भी नहीं होता, देखिए आईनी पोजीशन नहीं है ना पार्टी के, आईनी चीज तो है नहीं, राइट, चीज नहीं है जी। लेकिन एक ओहदा, एक लक़ब होता है, टाइटल होता है। जैसे कायद मियां साहब को बनाया था ना, पीएमएलएन के कायद बनाया था, वो पार्टी की पूरी उसके थ्रू से पार्टी से होके आया था। वो पार्टी में रही की गई, पार्टी मंशूर में तब्दीली करके, और फिर उसके बाद ये वो कहते हैं, आप लोग कहते हैं दूसरे हर जगह ये सारे जमातों में। अभी आपका टाइम भी कम है, डिक्टेटरशिप है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बनी बनाई का मतलब ये कि उसके पीछे इमरान खान साहब की 27-28 साल जो तो मशवरा देती है और पार्टी के लेवल पे पार्टी को मिलने किधर दे रहे हैं, उसके ऊपर आप सवाल पूछे कि पार्टी को आप मिलने दे रहे हैं। बताइए जी यार, शायद रोज मिल रहे हैं, बैरिस्टर को रोज मिलता है, सलमान देखिए एक बैरिस्टर गौहर को छोड़ के बाकी हमारे जितने पॉलिटिकल हमारे जो बैरिस्टर गौहर को आप लोग भी काफी एक क्रिटिकल नजर से देखते हैं कि नहीं देखते? क्यों देखते हैं? अलीमा साहिबा कहती हैं वो तो पैगाम इधर-उधर करते हैं। हर इंसान की शख्सियत होती है, उनका अंदाज ये पता करवा दे, देखिए हर बंदे की अलग शख्सियत होती है, लेकिन जो इमरान खान साहब के अपने पुराने लोग हैं, और इसरार पे ये बता दे, वो कहते हैं इसका क्या मतलब था पार्टी बनी बनाई मिल गई? आपने कोई बनी बनाई का मतलब ये कि इमरान खान साहब वाहिद लीडर है जो यूनियन काउंसिल से लेके विलेज काउंसिल तक खुद गली गली फिरा। इनका जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, जिसको एक पर्ची के जरिए चेयरमैन बनाया गया, ये असल में मतलब है। मैं बोलूं
बना बनाया इसको बोलते हैं। वक्त खत्म हो गया नाजरीन, आई विल हैव टू ऑन दिस नोट थैंक यू टू एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।